सुबह के 8:35 हुए हैं। जनवरी की 14 तारीख है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आपका मेजबान इशफा गौहर हस्बे वादा आपके सामने हाजिर खिदमत है प्रोग्राम सलाम जे के लेकर, इस उम्मीद के साथ कि इस मॉर्निंग शो में आप हमारा साथ देंगे। सुबह 10 बजे तक आपके सामने हम रहेंगे। आपको हर पल एक नई खबर नए अंदाज में और खबर तह तक बताने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ टीवी पर ज्वाइन कर चुके हैं तो फटाफट से आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करेंगे, यानी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर आप आएंगे और उसके साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉग इन, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे ताकि आप घर बैठे दुनिया भर तक जम्मू कश्मीर के असल हालात और वाक़ात को पहुंचा सके। और साथ साथ आप और हम अगर बराह रास्त 9:40 तक गुफ्तगू ना कर पाए, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए से आप कमेंट बॉक्स में आकर वहां पर कमेंट जरूर कीजिएगा, हालात के बारे में बात रखिएगा ताकि हमें अक्कासी हो सके दिल्ली बैठे कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल किस तरीके से आगे बढ़ रही है। प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से जब तीसरे पड़ाव पर आएंगे 9:40 पर हमारी फोन लाइन्स खुलेंगी, आप और हम बात करेंगे। आपके मसाइल का हल निकालने का एक बेहतरीन मौका कि घर बैठे आप हुकूमत तक अपनी शिकायत, अपनी बात रखते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा फॉर्मेट रहेगा। लेकिन प्रोग्राम के आगाज में हमारी हमेशा ये कोशिश रही है पिछले कई महीनों से कि आपको माजी के जरोखों में लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि आज जब 14 जनवरी है तो माजी में 14 जनवरी के चंद अहम तरीन वाक़ात क्या कुछ रहे हैं और उन वाक़ात को आप तक पहुंचा रहे हैं मेरे साथी आसिफ रशीद। खुशामदीद सुबह बखैर प्रोग्राम सलाम जेके में आप सभी को 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। लेकिन आगाज तय फॉर्मेट के मुताबिक करेंगे और हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या कुछ है 14 जनवरी के हवाले से बात करेंगे। और हिस्ट्री ऑफ द डे में आज का दिन यह बताता है कि 14 जनवरी में कुछ अहम वाकयात हैं। और साल 2008 की बात करें तो कराची में पाकिस्तान के अंदर कायदाबाद इलाके में धमाका आज ही के दिन हुआ था। 10 अफराद हलाक हुए थे और इनमें कुछ गैर मुल्की भी मारे गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान को काफी तनकीद का निशाना बनाया गया था। साल 2002 में आज ही के दिन 11 सितंबर के वाक़े के बाद काबुल में अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का सफारत खाना जिसे बंद किया गया था उसको दोबारा खोल दिया गया आज ही के दिन। 1929 में अफगानिस्तान के शहनशाह अमानुल्लाह को तख्त से दस्तबरदार कर दिया गया 14 जनवरी 1929 को आज ही के दिन। 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के माबेन पानीपत की तीसरी लड़ाई आज ही के दिन शुरू हुई थी। 14 जनवरी साल था 1761। इसके अलावा 1974 में आज ही के दिन वर्ल्ड फुटबॉल लीग का कयाम अमल में लाया गया। पहली मर्तबा जो फुटबॉल को पसंद करने वाले लोग हैं, फुटबॉल से जुड़े हुए हैं, शायद उन्हें मालूम हो कि आज के दिन 14 जनवरी 1974 को पहली मर्तबा वर्ल्ड फुटबॉल लीग का कयाम अमल में लाया गया था। साल 1809 में जब इंग्लैंड और स्पेन ने नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ इत्तेहाद आज ही के दिन कायम किया था। 14 जनवरी की तारीख आज की काफी अहम मानी जाती है इंग्लैंड और स्पेन के लिए। 1969 में आज ही के दिन मद्रास का नाम तब्दील कर तमिलनाडु रखा गया था। 14 जनवरी 1969 में, जिसे आप चेन्नई के नाम से भी जानते हैं। और साल 2007 में नेपाल में आज ही का दिन था जब अबूरी आइन मंजूर किया गया। 14 जनवरी साल 2007 में, आज से ठीक 14 वर्ष कबल। चलिए जी, फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, जरा खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कौमी शाहराह की खबर से आपको बाखबर करते हैं, क्योंकि कौमी शाहराह पर लगातार पस्सियां गिराई थी और पस्सियां गिराने की वजह से हजारों गाड़ियां रामबन और आसपास के इलाके के अंदर दरमांदा थी। मतला अबर आलू जरूर रात भर रहा है, लेकिन खबर यह है कि अब आहिस्ता आहिस्ता करके छोटी गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जा रही है, यानी वन वे ट्रैफिक करने की बात आज एक बार फिर इंतजामिया की तरफ से की गई है। और कम व बेश 2500 ट्रक्स जो हैं वो उधमपुर से मानसर के बीच में दरमांदा है, यानी अपने मंजिल मकसूद की ओर रवाना होने की कोशिश में है। इसके साथ साथ रामबन और मिहाड़ वाले सेक्शन पर जहां पर लगातार पस्सियां गिरा रही थी, वहां पर इंतजामिया ने फैसला लिया कि उस रास्ते पर चलने की किसी को इजाजत नहीं होगी। और फिलहाल
लाइट मोटर व्हीकल्स को आज अलो किया गया है जी श्रीनगर से जम्मू की ओर। स्ट्रिक्टली वन वे रहेगा और इस वन वे को लेकर भी टाइमलाइन जो है वो दे दी गई है कि गाड़ियां नवयुगा टनल से काजीगुंड साइड से क्रॉस करेंगी 11 बजे, 11 से 2 बजे तक इसको टाइमलाइन दे दी गई है। और फिर इसी तरीके से यह भी कहा गया है कि जनाब जो लोकल हमारा ट्रांसपोर्ट है वो कैसे चलेगा। यानी इंतजामिया की एक कोशिश इस बार ये है कि जहां यकतरफा ट्रैफिक को बहाल किया गया है वहीं पर मकामी तौर पर यानी रामबान बानिहाल का जो मकामी ट्रैफिक है वो भी चलता रहे, इस हवाले से भी माकूल इंतजाम जो है वो किया गया है। ये सिर्फ यकतरफा ट्रैफिक इसलिए किया गया क्योंकि लगातार हम पिछले कई दिनों से देख रहे थे जब भी गाड़ियां चलने की बारी आती थी तो हैवी ट्रैफिक जैम होता था, जिसकी वजह से ना उधर से इधर और ना ही इधर से ना अप से डाउन और ना डाउन से अप गाड़ियां जा पा रही थी। और 8-8, 10-10, 12-12 बल्कि 18 घंटे भी सफर हुआ है इस शाहरा पर क्रॉस करने के लिए। तो अब इंतजामिया का फिलहाल यह फैसला है कि लाइट मोटर व्हीकल्स को फिलहाल चलने की इजाजत होगी श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर। किसी तरह की राहत की खबर फिलहाल मुसाफिरों के लिए नहीं है, लेकिन आज अगर श्रीनगर से जम्मू की तरफ छोटी गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जा रही है तो दूसरी तरफ आप उसके अपोजिट देखेंगे उधमपुर, रामबन, मेहाड़ तक बीच में कहीं पर पस्सियां गिर जाए या ट्रैफिक एकतरफा कर दिया जाए तो हजारों गाड़ियां लंबी लाइन में लग जाती हैं। और ऐसी सिचुएशन पिछले तकरीबन एक हफ्ते से बनती हुई नजर आ रही है, जब से बर्फबारी का सिलसिला थमा भी है। और इधर महकमा मौसमियात ने पेशनगोई कर दी है कि 16 के बाद एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम करवट ले सकता है, जिसके बाद मजीद ट्रैफिक मुतासिर हो सकता है। लेकिन उससे पहले भी फिलहाल पूरी तरह ट्रैफिक की बहाली को यकीनी बनाने में हुकाम नाकाम नजर आई है। और आज छोटी गाड़ियों को अगरचे चलने की इजाजत एकतरफा तौर है, ये मुसीबत उन लोगों के लिए भी बन रही है जो काफी वक्त से इंतजार कर रहे हैं और जरूरी सप्लाई वादी कश्मीर जाने वाली भी मुतासिर हो रही है। नदीम इकबाल के पास चलते हैं। नदीम, ताजा तरीन तफसीलात क्या है, ट्रैफिक अपडेट क्या कुछ है, और ये भी बताइएगा कि आज का शेड्यूल जो जारी किया गया है उसमें मजीद क्या कुछ कहा गया है। जिस तरह से हम सबसे पहले तो मौसम के हवाले से बात करेंगे। मौसम खुशगवार है। ट्रैफिक प्लान को अगर हम देखें तो ट्रैफिक प्लान में यह बताया गया है कि आज जो भी छोटी गाड़ियां हैं उन्हें श्रीनगर से जम्मू की तरफ चलने की इजाजत होगी। अगर हाईवे का स्टैट्स हम देखें तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि तकरीबन शूटिंग स्टोन का सिलसिला रुका हुआ है और क्लियरेंस के बाद रोड को सिंगल क्रॉसिंग के लिए तैयार किया गया है। यानी अभी दो तरफा गाड़ियां नहीं चलाई जा सकती हैं और ना ही HMVs को हाईवे पे चलाया जा सकता है, लेकिन रोड को क्लियर चाहिए कि जो लोग अगर कट ऑफ टाइमिंग से पहले क्रॉस कर लेते हैं, जो पॉइंट्स आप सेट करते हैं, अगर उन जगहों को कट ऑफ टाइमिंग से पहले क्रॉस करते हैं तो फिर उन्हें बीच रास्ते में क्यों रुकाया जाता है, क्यों उन्हें इजाजत बढ़ने नहीं दी जाती आगे जाने की। अगरचे अभी उन लोगों को चलने की इजाजत दी गई है, लेकिन कल दिन और परसों रात यानी 13 और 12 की जो दरमियानी शब है उस दौरान उन्हें कई तरह की मुश्किलात से गुजरना पड़ा। हालांकि उन लोगों ने इंतजार किया था कि शायद कल हमें बढ़ने की इजाजत दी जाए, लेकिन कल उन्हें चलने नहीं दिया गया जबकि उन्हें टाइमली कट ऑफ टाइमिंग जो है अभी की क्या सिचुएशन ये है नदीम, जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है उसमें
जो लोग दरमांदा थे इनमें मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद है, कुछ लोग मरीज भी हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी हमें इतला दी जा रही है। तो फौरी तौर पर पिछले दिनों हमने देखा कोई इकदाम नहीं उठाए जा सके, कोई इंप्रूवमेंट विद इन 2 और 3 डेज? बिल्कुल, देखिए इसमें आपको एक चीज बताओ कि इसका सबसे जो मेन काज है वो ये है कि हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक प्लान आ रहा है। और दूसरी बात हमने देखी कि देखिए ये तो कहा जाता है कि 1 वे ट्रैफिक चलेगा, लेकिन परसों की डेट में भी हमने देखा कि जितनी गाड़ियां जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रही थी उतनी ही गाड़ियां सामने वाले सीमत से भी आ रही थी। आज की डेट में अगर ट्रैफिक प्लान जो है तय किया गया है और उसमें दिखाया गया है कि स्ट्रिक्टली इस पर अमल किया जाएगा कि सिर्फ गाड़ियां कश्मीर से जम्मू से न आए। लेकिन आज दिन भर भी हम देखेंगे कि गाड़ियां जम्मू से भी चलेगी, तो कहीं न कहीं ये भी ट्रैफिक अथॉरिटीज को देखना चाहिए। अगर आप ट्रैफिक प्लान तय करते हैं कि एक तरफा ट्रैफिक चलेगा तो दोनों तरफ से गाड़ियां आती कहां से हैं, उन लोगों को भी स्ट्रिक्टली इस चीज को फॉलो करना चाहिए, जिन्हें जखैनी में बिठाया जाता है, जिन्हें नगरोटा में बिठाया जाता है या फिर जो काजीगुंड के पास में होते हैं, उन ट्रैफिक अथॉरिटीज को भी और ऑफिसर्स को खुद इस सिचुएशन को मॉनिटर करना चाहिए, जो भी ट्रैफिक अथॉरिटीज हैं, कि क्या इस पर अमल हो रहा है जो हमने ट्रैफिक प्लान जारी किया है या फिर उसकी कहीं ना कहीं खिलाफ वर्जी हो रही है। तो उन चीजों को भी देखना चाहिए। परेशानियां तो तब बढ़ती है, ट्रैफिक जैम तो तब होता है जब हमारे पास रोड सिंगल होती है और गाड़ियां दोनों अतराफ से आती है, और फिर अगर कहीं पे भी पत्तियां गिरने का सिलसिला शुरू हो जाए तो लंबी लंबी कतारें हमें देखने को मिलती है, और फिर उसके बाद वही होता है कि दरमांदा गाड़ियों की तादाद बढ़ जाती है, जिसमें मुसाफिरों को कहीं ना कहीं बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए नदीम। तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, तय शेड्यूल के मुताबिक गाड़ियां तो इस वक्त चल रही हैं, लेकिन छोटी गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की तरफ चलने की इजाजत दी गई है। जम्मू से कश्मीर की तरफ फिलहाल कोई गाड़ी नहीं जा रही, और यही वजह है कि रामबन से नगरोटा से होते हुए आप चनैनी नाशरी टनल तक देखेंगे तो 3000 से ज्यादा गाड़ियां इस वक्त भी दरमांदा हैं, और इनमें मुसाफिरों की भी एक बड़ी तादाद है। एक तरफ ट्रांसपोर्टर्स बेबसी का शिकार, तो दूसरी तरफ जरूरी सप्लाई मुतासिर होती है। दोनों तरह की परेशानियां हमारे सामने हैं। लेकिन जब बात सड़कों के हवाले से हो रही है, ट्रैफिक के हवाले से हो रही है, तो आपको अब श्रीनगर की खबर से भी रूबरू करवाते हैं। चूंकि शहर श्रीनगर में जहां पर ट्रैफिक को मामूल पर लाने के लिए, चीजें कंट्रोल करने के लिए मुसलसल इकदाम उठाए गए हैं, लेकिन हर जिले की तरह सूरत हाल तकरीबन शहर के अंदर भी आज के वक्त में भी वैसी ही बनी है जो बरसों पहले थी, और कोई तब्दीली ज्यादा रोनमा होती नजर नहीं आई है। आप पिछले कुछ महीनों के दौरान देखेंगे तो सिर्फ श्रीनगर के अंदर सड़क हादसात में काफी ज्यादा तेजी देखी गई है, और श्रीनगर के अंदर खस्ताहाल सड़कें हों या तेज रफ्तार हादसात की वजह बताकर इस वक्त भी इंतजामिया की तरफ से बातें सर से टाल दी जाती हैं, उतार दी जाती हैं। लेकिन कुल मिलाकर आप देखेंगे तो तकरीबन हर महीने के दौरान शहर श्रीनगर में 20 से ज्यादा सड़क हादसात रोनमा होते हैं। गैर सरकारी कुछ आदाद शुमार हमारे पास हैं जो ये बताते हैं कि शहर के अंदर 36 लोगों की मौत, 333 जख्मी हुए। गुज़श्ता बरस यानी 2021 में 312 अलग अलग सड़क हादसात मुख्तलिफ हिस्सों में हुए, लेकिन ये शहर के अंदर की सूरत हाल है। साल 2021 के पहले 11 महीनों की कहानी ये बताती है कि शहर की सड़कों पर खून का रक्स जारी रहा। 312 लोगों ने अलग अलग सड़क हादसात में जान गंवाई, और सबसे इसमें बड़ी बात जो है, जो तशवीशनाक इजाफा सड़क हादसात में अमवात में हुआ है, वो ये है कि 15 साल से 45 साल की उम्र के लोगों की सबसे ज्यादा डेथ्स सड़क हादसात में हुई है श्रीनगर सिटी के अंदर और सिटी के आउटस्कर्ट्स में। ये किसी और जिले की नहीं, सिर्फ श्रीनगर की बात है, जहां पर यूथ सबसे ज्यादा सड़क हादसे का शिकार हुआ है। अमवात काफी ज्यादा हुई हैं। फरवरी के महीने में, फरवरी से नवंबर तक जो हादसात हुए हैं उसमें 2 लोगों की मौत जनवरी के महीने में होती है। फरवरी में 23 सड़क हादसात में 2 और लोगों की जान चली जाती है। मार्च में 31 सड़क हादसात में 2 और लोगों की जान चली जाती है। अप्रैल में 29 सड़क हादसात में 3 लोगों की मौत होती है। इसी तरीके से मई में 30 सड़क हादसात में 2 और लोग जान गंवा देते हैं, 32 लोग जख्मी होते हैं। जून के महीने में 38 सड़क हादसात में 28 अफराद जख्मी होते हैं, और 5 लोगों की मौत इस महीने के दौरान होती है। जुलाई में 30 सड़क हादसात, 4 लोगों की मौत होती है। अगस्त में भी 34 सड़क हादसात में 1 शहरी की मौत होती है। सितंबर में 35 सड़क हादसात में 6 अफराद की मौत होती है। अक्टूबर में भी 29 सड़क हादसात में 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई, और इसी तरीके से नवंबर के महीने में 22 सड़क हादसात में 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 20 से ज्यादा जख्मी हुए। और जब इस सारी फिगर को आप टैली करते हैं तो पता ये चलता है कि यूनियन टेरिटरी के इस जिले के अंदर यानी श्रीनगर के अंदर जहां की अब बात कर रहे हैं, 312 सड़क हादसात 10 से 11 महीनों में साल 2021 में हुए, और औसतन
20 सड़क हादसा एक महीने में देखे गए और यह सिलसिला नए साल के इन पहले लम्हात में भी जारी है। पिछले दिनों 2 नौजवान किस तरीके से कार एक दूसरे के साथ टकरा जाती है, सड़क हादसा पेश आता है, मौत की खबर अचानक से सामने आती है। ये नए साल के आगाज में भी इस तरह के फिगर्स सामने आते रहे। 333 लोगों के जख्मी होने के अलावा 2021 के बाद। चलिए जी, बढ़ते हैं जी आगे। जरा बात अब उस आलमगीर वबा की करते हैं जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है और तीसरी वेव की दस्तक जम्मू कश्मीर तक आ चुकी है। माहिरीन तिब के साथ साथ इंतजामी अमूर चलाने वाले लोग भी कमर बस्ता हो गए हैं। कोरोना का कहर, 7 माह के बाद 5 लोगों की मौत और 1960 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। और ये सूरत हाल तब सामने आ रही है जब लगातार इंतजामिया भी कोशिशों में मसरूफ है कि किसी न किसी तरीके से ये चेन जो है वो ब्रेक हो जाए। वादी कश्मीर में 177 जबकि 1077 जबकि जम्मू सूबे में 890 के करीब केसेस पॉजिटिव सामने आए हैं और 271 के आसपास मरने वालों की तादाद टोटल शफायाब हुए हैं और मोहलिकीन की तादाद 4552 तक आ गई है कुल मिलाकर, इन 5 लोगों को भी मिलाकर। और मुतासरा लोगों की कुल तादाद जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त 3,50,167 बताई जा रही है। और जब हम कल पिछले 24 घंटों की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड के 2 दर्जन से ज्यादा मुलाजमीन कोरोना पॉजिटिव, कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA के 17 अफसर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हेल्थ केयर वर्कर जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स है 2 दर्जन से ज्यादा, तकरीबन 35 से ज्यादा लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डायरेक्टर एम्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। क्राइम ब्रांच के अंदर भी कोरोना ने दस्तक दी है। और इसके साथ साथ जो हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ साथ डॉक्टर्स हैं हमारे, चाहे वो CMO लेवल पर है, BMO लेवल पर है, फ्रंटलाइन डॉक्टर्स हैं, उनकी भी एक अच्छी खासी तादाद कोरोना पॉजिटिव हो रही है। और इन कोरोना पॉजिटिव के बीच गुलमर्ग में सरमाई खेलों में शिरकत करने वाले 60 से ज्यादा खिलाड़ी भी कल कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उनकी टेस्टिंग हुई थी, रिपोर्ट आए 60 से ज्यादा बच्चे जो खिलाड़ी जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इधर इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसरों की तरफ से लगातार मशावरत और मीटिंग का सिलसिला जारी है। सूबाई कमिश्नर ने कल वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों के साथ साथ मुख्तलिफ इमामों, खतीबों और जिम्मेदारों के साथ बात की है, जिस दौरान कोरोना की तीसरी लहर के बीच मौजूदा सूरत हाल से कैसे निपटा जा सके, इसमें इमाम, खुतबा और इंतजामी कमेटियों का क्या कुछ रोल रहेगा, इस पर थ्रेडबेयर डिस्कशंस हुई हैं। कोरोना प्रोटोकॉल को अडॉप्ट करने की अशद ज़रूरत है, इसमें ताउन जो है वो तलब किया गया है। और इस तरीके से कंटेनमेंट जोन्स जो बनाए जा रहे हैं, माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स और कंटेनमेंट जोन्स की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। और कल जम्मू और श्रीनगर के कई इलाकों को मजीद कोरोना कंटेनमेंट जोन्स में तब्दील कर दिया गया है। जिला तरक्याती कमिश्नर उधमपुर की तरफ से खुद मार्केट के आसपास के इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। और इस तरीके से सूरत हाल यह है कि अगर अब अस्पतालों का आप रुख करेंगे तो अस्पतालों के जाने के लिए बीमार और तीमारदार, यानी बीमार और उसके साथ जो अटेंडेंट होगा उनके लिए कोविड टेस्ट कराना लाजमी करार दिया गया है। इधर इंतजामिया का मानना है कि रश देखते हुए जो देखने के लिए बीमार को आते हैं, अब जरूरत पड़ी तो उनकी भी टेस्टिंग को यकीनी बनाया जाएगा अस्पतालों के अंदर। फिलहाल सीधे चलेंगे जी, हमारे साथ माहिरीन एक एक करके ज्वाइन करेंगे। आज हमारे साथ डॉक्टर सोहेल नायक साहब ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोहेल नायक साहब ज्वाइन करने के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम पहली वेव में भी आपसे बात हुई, सेकेंड वेव में भी लगातार आप हमारे नाजरीन को अपडेट करते रहे कि क्या एहतियाती तदाबीर उठाने हैं, लेकिन इस थर्ड वेव को जब हमारे सामने है तो वादी कश्मीर और जम्मू के अक्सर इलाकों से और अक्सर लोगों से जो बात समझते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं कि हम तो डबल वैक्सीन है जी, हमें कोई परेशानी नहीं है, इसलिए ज्यादा कोई हम पे हमला नहीं होगा, इसलिए हम ओमिक्रॉन हो या कोविड हो हमें उससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, हमने अपना रोजमर्रा का काम करना है।
ये जो नोशन बनाने की कोशिश की जा रही है, ये जो हवा बनाने की कोशिश की जा रही है, माहिरीन इस आरा को कितना सही मानते हैं और कितना गलत? इशफाक साहब अस्सलाम वालेकुम। बड़े दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। तो जैसे मैंने बार बार कहा कि ये जो कोविड है 2, 3, 4 साल ये इस हमारे इस वर्ल्ड में रहेगा और वैसे ही हो रहा है। अब थर्ड वेव आ रही है, लेकिन जो ये थर्ड वेव है इसमें कुछ पॉजिटिव चीजें हैं और कुछ थोड़ा बहुत नेगेटिव है। तो सबसे पहले मैं हमेशा पॉजिटिव ही से शुरू करता हूँ। एक पॉजिटिव ये चीज है कि काफी लोग जैसे आप बता रहे थे वैक्सीनेटेड है। दूसरा ये पॉजिटिव है कि जो इस पैंडेमिक गेम के रूल्स है वो लगभग अब हम सब लोगों को पता है कि कैसे बचना है इससे, कैसे इस पे कंट्रोल पाना है। और हॉस्पिटल्स हमारे अपग्रेडेड है इस को ट्रीट करने के लिए और गवर्नमेंट के पास भी स्ट्रेटजीज और प्लान्स है कि कहाँ स्विच ऑफ और कहाँ स्विच ऑन करना है। ये सारी चीजें पॉजिटिव है थर्ड वेव के लिए। और सबसे एक और चीज पॉजिटिव है थर्ड वेव के लिए विज़ ओमिक्रॉन जो मैं बात करूंगा वो ये है कि जहां तक मुताला मैंने रिसर्च का किया, ये वायरस जो है ये ज्यादा बुखार मायालजिया वगैरह करता है, लेकिन जो छाती है जिसमें वेव 1 वेव 2 पे जो छाती पे हमें ज्यादा असर रहा था और ऑक्सीजन गिरता था, फिर ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई, ये ओमिक्रॉन उतना ज्यादा लंग के साथ और ऑक्सीजन के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है। तो जैसे किसी ने ठीक ही कहा कि जो पहले डेल्टा वगैरह थे वो ऑक्सीमीट्रिक वायरस थे, यानी वहां पर हमें सैचुरेशन का ज्यादा ख्याल रखना पड़ता था। और जो ओमिक्रॉन है ये थर्मोमेट्रिक वायरस है कि यहाँ पर हमें टेम्परेचर का जो राइज होना ज्यादा देखने को मिलता है। ओवरऑल जब हम देखेंगे कि एक बड़ा नेगेटिव इस ओमिक्रॉन में है, ये जंगल की आग की तरह फैलता है। इशफाक साहब मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरे एक मोहल्ले को, पूरे एक गांव को एक ही हफ्ते में बीमार कर सकता है। इस पे वो पोटेंशियल है। मैं मानता हूँ लिथैलिटी नहीं है, फैटेलिटी उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन इस पोटेंशियल में जो ये रखता है कि ये एक ही दम पूरे शहर को बीमार कर सकता है, क्योंकि उस शहर में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस होती है, जो डायबिटिक होते हैं, कैंसर पेशेंट्स होते हैं, कीमोथेरेपी लेते हैं, इम्यून कॉम्प्रोमाइज, लंग डिजीज, लिवर डिजीज, यानी हजारों में वो पेशेंट भी आपको मिलते हैं एक किसी भी कौम में। तो अगर हम इस पे कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर हम एक लेकेडेशियल बिहेवियर दिखाएंगे, तो क्या होगा कि जब पूरा शहर बीमार होगा तो उसमें सडनली एक परसेंटेज ऑफ पेशेंट जो है उनको हॉस्पिटल का रुख करना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल में जो ओवरक्राउडिंग होगी तो हेल्थ स्ट्रक्चर क्रम्बल होगा। तो हेल्थ स्ट्रक्चर जब क्रम्बल होगा तो हम उसको एक फेल स्टेट कहेंगे। तो ऐसे होने नहीं देना है। तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन को अर्ली मेजर्स लेने पड़ेंगे और पब्लिक को भी जो उनके पास टीचिंग है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वगैरह क्या है उसको करना पड़ेगा। और जिन लोगों ने अभी वैक्सीन नहीं किए हैं, क्योंकि ऑलरेडी कुछ लोग थर्ड डोज कर रहे हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहला डोज भी नहीं लिया है, तो उनसे गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द वैक्सीन करें। डॉक्टर नायक, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो मैं जब दिल्ली की बात करता हूं तो यहाँ डेथ की जो तादाद सामने आई है पिछले 24 घंटों की तरफ, बच्चे भी चाहे वो 1 साल का था या 8 साल का था वो इसके शिकार हुए और 1-2 बच्चों की डेथ भी हुई है। तो क्या मैं ये समझूं कि बच्चों को इस बार बहुत ज़्यादा मोहतात रहना पड़ेगा और क्या एहतियाती तदाबीर होगा नवमौलूदों के लिए और जो हमारे नवजायद बच्चे हैं उनके लिए घरों के अंदर? इशफाक साहब बहुत अच्छा सवाल है ये कि देखिए जो हमारे बच्चे पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट लेस देन 18 ईयर्स में कहूँगा, न्यू बॉर्न से लेके 18 ईयर्स तक जो बच्चे हैं उनमें तो अभी वैक्सीन नहीं मिला है, नंबर 1। नंबर 2, हर एक दिन में पूरे हिंदुस्तान में 60,000 नए बच्चे पैदा होते हैं। तो हम इस अनवैक्सीनेटेड पूल को हर दिन 67,000 लोग ऐड कर रहे हैं और उतनी वैक्सीनेशन वहां से हो नहीं रही है। तो ये जो 0 to 18 ईयर्स का एज ग्रुप है ये हाईली ससेप्टेबल ग्रुप है और ओमिक्रॉन में ये देखा गया है कि ये इनमें सिम्टम्स करता है। मैंने भी खुद 1-2 बच्चों को देखा, फीवर करके आए मेरे पास ओमिक्रॉन के इस वेव में, पता नहीं ओमिक्रॉन था या क्या था लेकिन कोविड पॉजिटिव थे वो। तो जो कुल मिला के मुझे कहना है कि 0 to 18 ईयर्स हमारे पास हाईली ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, वो बैरन पॉपुलेशन है, वो अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है। लेकिन उनको अगर हमें बचाना है तो उसमें भी हमें अडल्ट्स का रोल है, माँ बाप का रोल है
जो हम अडल्ट बाहर जाएंगे, तो अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखेंगे तो जब हम शाम को घर आएंगे काम करके, तो हम यही समझ के घर आएंगे कि हम इस वायरस को साथ नहीं ला रहे हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त गवर्नमेंट एफर्ट करेगी या उनके पॉलिसी डिसीजन में होगा कि वो लॉकडाउन में लोगों को डालेंगे। मुझे लगता है गवर्नमेंट की कोशिश रहेगी कि सोशल इकोनॉमिक सेक्टर और विज़ाविज़ कोविड कंट्रोल पैंडेमिक जो है वो साथ साथ चले, वो पैरेलल चले। तो इस तरह लोगों से मेरी गुजारिश है कि जब भी वो बाहर जाए अपने काम काज के लिए, वो पूरा स्ट्रिक्ट जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उनको टीचिंग की जा रही है 2019 से, वो उसको उस पर बरकरार रहे। क्योंकि उनको ये समझना है कि घर जब वो शाम को आएंगे वहां पर उनके बच्चे हैं और वो अनवैक्सीनेटेड। डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल कि आज के वक्त में सिर्फ मास्क पहनना काफी है, जिसे एक बहुत बड़ा ग्रुप ये कहता है कि टेम्परेरी एक इकदाम है इस वायरस से थोड़ा सा खुद को दूर रखने का, या फिर मजीद इकदाम उठाने की कुछ ऐसी जरूरत है कि कम से कम डाइट प्लान चेंज हो, रूटीन जो हमारी रहती है, रूटीन वर्क सुबह उठने के बाद रात को सोने से पहले, उन चीजों में भी कुछ तब्दीली की जरूरत है? क्या कुछ माहिराना मशवरा रहेगा आपका? देखिए आसिफ साहब, मैं आपको इस तरह समझाऊंगा। लोगों का ये कहना होता है कि देखिए डॉक्टर फाउची आप जानते हैं, उसने कहा कि दिस वायरस इज नॉट गोइंग टू लीव यू, मतलब ये नहीं छोड़ेगा आपको। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि चलो मैं जल्दी यहाँ से ही जाके इसकी बारी ले लेता हूँ पहले ही और अपना वो काम खत्म कर देता हूँ। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप क्या करोगे, इस बिहेवियर में आप बहुत से लोगों को एक ही हफ्ते में बीमार हो जाओगे और एक ही हफ्ते में आपका हेल्थ सिचुएशन स्क्रैम्बल होगा। अगर मैं आपको ऐसे बताऊंगा, अगर एक फैमिली है और फैमिली में एक हेड है और आप हेड को बताएंगे भाई अगर आप इस फैमिली को एक्सपोज करोगे वायरस को तो आपकी पूरी फैमिली पॉजिटिव होगी, कोई मर भी सकता है, कोई हॉस्पिटल हो सकता है और 5-10 बंदे ठीक होंगे। तो फैमिली हेड कहेगा कि मुझे क्या करना है। अगर उसको आप एक ऑप्शन दोगे कि आप धीरे धीरे इन्फेक्ट हो जाओ, तो उसमें अगर आपका कोई ज्यादा बीमार होता है तो उसको इलाज मुआवजा करके बचा भी सकते हैं। तो फैमिली हेड का ये रिस्पॉन्स होगा, नहीं जी मैं धीरे धीरे एक्सपोज होऊंगा वायरस को, यही है कि नहीं। तो जब इस फैमिली हेड को आप कन्वर्ट करो WHO के हेड से या WHO के हेड के बजाय किसी स्टेट के हेड से या किसी कंट्री के हेड से, तो उसका रिस्पॉन्स सेम रहेगा, जनाब चलिए दिस वायरस इज गोइंग टू कैच अस, लेकिन हम एक ही साथ इसको कैच नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे करेंगे ताकि अगर एक एक बीमार होगा उसको इलाज मुआवजा भी मिलेगा। अच्छा जी, डॉक्टर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, एक चीज जो कुछ नाजरीन हमसे पूछ रहे हैं वो ये भी है कि पहले कोई कोविड पॉजिटिव हो गया था, रूबसेहत है, अब ठीक है, तो क्या उसको दोबारा से कोरोना पॉजिटिव होने की कोई ये है कि वो इस रिस्क जोन में है, या अगर वो एहतियात करता है वो नहीं हो सकता, या उसके अंदर इतनी कुव्वत अब बढ़ चुकी है कि वो इन सभी चीजों से मुकाबला कर सकता है? माहिरीन का क्या कुछ इसमें कहना है? देखिए ईश्वर साहब, जब पहला एक केस दुनिया में हुआ ना, जिसको दूसरी बार कोविड हुआ, मैं आपको याद दिलाऊं, जब दुनिया में पहला केस हुआ, जब उसको दोबारा कोविड हुआ, ये दुनिया में एक बहुत बड़ा डिबेट बना कि इसको दोबारा कैसे हुआ। पूरी साइंस परेशान हो गई कि वायरल इलनेस यूजुअली एक बार होती है, लेकिन ये 6 महीने के बाद दोबारा होने लगे। फिर आप टर्म आपने देखा कि री इन्फेक्शन इज पॉसिबल विद कोविड। लेकिन जो ओमिक्रॉन है इसमें इसके पास 53 म्यूटेशन हुई है और 33 म्यूटेशन उसको उस चीज के अराउंड हुई है जिसके खिलाफ लोगों ने वैक्सीन बनाया है। तो ओमिक्रॉन के पास पोटेंशियल है कि ये वैक्सीन सेफ्टी को भी एस्केप कर सकता है, जिसको 2 बार भी कोविड हुआ है ये उस इम्यूनिटी को भी एस्केप कर सकता है। और ओमिक्रॉन के पास ये पोटेंशियल है, जितने भी लोग वैक्सीनेटेड है या उनको इन्फेक्शन हुआ है, ये उनको दोबारा इन्फेक्शन कर सकता है या तीसरी बार भी इन्फेक्शन कर सकता है। लेकिन पॉजिटिव ओमिक्रॉन में ये है कि जो इसको 53 म्यूटेशन हुई और ये एक नया वेरिएंट की शक्ल में सामने आया या वायरस ऑफ कंसर्न की शक्ल में सामने आया, लेकिन इसके कैरेक्टर में एक चेंज है कि ये ज्यादा लीडल नहीं है, ये ज्यादा फैटल नहीं है, 4 दिन की फ्यूरियस इलनेस रहती है। और एक पॉजिटिव इस म्यूटेशन से हुआ कि SpO2 फॉल नहीं हो रहा है। तो मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा कि मैं कुछ पॉजिटिव चीजों से ही शुरू करता हूं, लेकिन नेगेटिव तो फिर भी है, कोई भी बीमार हो सकता है, कोई भी हॉस्पिटलाइज हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो एक नया सर्कुलर आया ICMR की तरफ से कि जनाब 7 दिन का होम क्वारंटाइन रहिएगा, होम आइसोलेशन में जाइए, अगर आपको लगता है कि कुछ सिम्टम्स है तो आप 7 दिन रहिए, अगर कोई ज्यादा आपको परेशानी नहीं है तो यू आर ओके, आप बाहर जा सकते हैं। कैसे इसको देखें, क्या ये फॉर ग्रांटेड तो कोई नहीं ले रहा है इसको? देखिए बाहर जा सकते हैं, लेकिन बाहर जाने के लिए एक कंप्लीट टर्म है कि आप मास्क पहन के जाना है, आपने बाहर प्रोटोकॉल लेके बाहर जाना है।
क्योंकि अगर हम मास्क का रिसर्च देखेंगे, अगर एक पेशेंट जो पॉजिटिव है अगर वो मास्क पहनता है और अगर उसके सामने एक और पेशेंट आता, एक और मतलब कॉमन पर्सन आता है जिसको कोविड नेगेटिव है, अगर इन लोगों ने ऑर्डिनरी मास्क पहना है तो रिसर्च ये बताता है कि 1 घंटे तक ट्रांसमिशन नहीं होगा। अगर इन दोनों ने N95 पहना है तो रिसर्च बताता है कि 125 घंटे तक ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो ये पैरामीटर्स रख के हम बताते हैं कि ये बाहर जा सकता है, क्योंकि 1 घंटे तक किसी के पास नहीं रहेगा। क्योंकि इसमें तीसरा पैरामीटर जरूरी है, किसी भी बंदे के साथ आप आधे घंटे से ज्यादा बात मत करो या नजदीक मत रहो। अपनी जो इंटरेक्शन है उसको कम करो। जैसे मेरा डॉक्टर पेशेंट इंटरेक्शन है, इसको 15 मिनट के टाइम में लाओ। ये एक सेफ्टी फैक्टर है कोविड से। तो जब इतने सारे पैरामीटर्स हम देखते हैं तो हम बोलते हैं कि अगर एक बंदा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मास्क लगा के N95 अगर नहीं है, अगर 3 लेयर मास्क लगाता है और अगर दूसरे बंदे से वो मिलता है उसके पास मास्क है और टाइम ऑफ इंटरेक्शन 20 मिनट से कम है, तो काफी घंटे 50-40 घंटे लगेंगे ट्रांसमिशन में। इसीलिए ऐसे स्टेटमेंट आते हैं। इशफाक साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। इशफाक भी हमारे साथ बिल्कुल इशफाक के पास अब चलेंगे। चूंकि सिचुएशन ऐसी बन रही है, बड़े बड़े प्रोग्राम्स थे, इवेंट्स थे, उनको भी इस बार कैंसिल करना पड़ रहा है। और सारी सिचुएशन कब बन रही है? जब कोविड के जम्मू प्रोविंस के अंदर केसेस ज्यादा बढ़ रहे थे, लेकिन अब कश्मीर वादी के कुछ इलाके जो पूरी तरीके से इसकी गिरफ्त में है। और गुलमर्ग में जब कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस कल आए और वो नौजवान जो कि स्कीइंग के खिलाड़ी थे, इस बार स्पोर्ट्स इवेंट्स में शिरकत करने पहुंचे थे गुलमर्ग, लेकिन जब 65 के करीब तलबा पॉजिटिव पाए गए तो उसके बाद शाम होते होते एक बड़ा फैसला लिया गया। इस बार के जम्मू कश्मीर के अंदर जो विंटर स्पोर्ट्स का एक हिस्सा माना जाता है, या इस बार सबसे बड़ा इवेंट जो है नॉर्थ इंडिया के अंदर ये माना जा रहा था, जहां पर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अब्बास वानी की तरफ से शाम होते होते ऐलान किया गया कि 17 जनवरी से जो खेल सरगर्मियां होनी थी गुलमर्ग के अंदर, वो ना कराने का फैसला लिया गया। ये तब हुआ जब 60 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस आए। क्या कुछ मजीद फैसला लिया गया है इशफाक? और 65 तलबा के पॉजिटिव आने के बाद इनके साथ जो राब्ते में आने वाले लोग थे, स्टाफ के मेंबर्स थे या बाकी लोग जो सपोर्टिंग स्टाफ था, उनका क्या कुछ है? बिल्कुल सब जिस तरीके से कल ये खबर आई कि सेहत इमाम गुलमर्ग में जो सरमाई खेलों का आगाज किया जा चुका है, और चंद रोज पहले यहाँ पर हमने बात की थी कि यहाँ पर 10 अज़ा से जो है यहाँ पर बच्चे लाए गए थे कि उन्हें कहीं ना कहीं अब स्कीइंग में जो है गुलमर्ग में हिस्सा लेना था, और वो यहाँ पर स्कीइंग का कोर्स जो है वो यहाँ पर कर रहे थे। और कल जो खबर आई कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उनका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया और 65 से ज्यादा बच्चे जो है इसमें शामिल थे। लेकिन ये बच्चे ही नहीं, इसमें जो यहाँ पर इनके साथ जो ट्रेन करने के दौरान वो बच्चे भी इसमें शामिल हैं, और यहाँ पर जो ट्रेनर है वो भी इसमें शामिल है। और साथ साथ जम्मू कश्मीर बैंक की अगर बात करें यहाँ पर गुलमर्ग शाह की, वहां पर भी चंद जो मुलाजमीन है वो यहाँ पर जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और उसके बाद सूरत हाल यह बनी कि सेहत इमाम गुलमर्ग में बेशतर मकामात पर, चाहे होटलर्स की बात करें, यहाँ पर जो सरकारी ऑफिस है वहां पर कल मेडिकल टीम ने भारत और उनके जो है RT-PCR जो है टेस्ट है वो यहाँ पर किया, और बेशतर लोग जो है कल दोबारा से जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये बताइएगा, ये जो बच्चे खेल शायकीन या खिलाड़ी हमारे वहां पर थे जिनकी कल रैंडम टेस्टिंग के बाद ये पता लगा कि 60 से ज्यादा बच्चे जो है वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, क्या उन्हें वहीं पर आइसोलेट किया गया या उन्हें घर भेजा जा रहा है? किस तरीके का अरेंजमेंट्स है? गौर साहब, क्योंकि ये पिछले 10 अज़ा के बच्चे हैं जो 10 अज़ा से यहाँ पर स्कीइंग का कोर्स जो है यहाँ पर तरबियत हासिल कर रहे थे, यहाँ पर इंतजामिया ने कल ये अभी फैसला लिया कि फिलहाल जिस जगह पर है उन्हें वहीं पर जो आइसोलेट किया जाएगा, और इन्हें जो है अलग अलग इनके पास जो है महदूद मकामात पर इनको रखा गया है ताकि जो वायरस जो है मजीद बच्चों में ना फैले। और ये बच्चे जो है ये 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, और इन बच्चों को जो है पिछले चंद रोज पहले यहाँ पर सेहत इमाम गुलमर्ग जो है लाया गया था स्कीइंग के लिए, लेकिन अब इनका कोर्स जो है वो करीबन खत्म होने को था। अब ये घर जाने वाले थे कि चंद रोज पहले जो इनका टेस्ट जो है रेड टेस्ट वो यहाँ पर जो है वो नेगेटिव आया, और ये RT-PCR का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव पाया गया। और उसके बाद में कल इंतजामिया ने बताया कि ये बच्चे जो ये सारे जो फिलहाल यही पर आइसोलेट किए जाएंगे, और इनके साथ जो ट्रेनर्स थे वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अच्छा जी, ये बताइए, ये तो जनाब खेल की बात है, लेकिन जो सयाह आ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ इंतजाम है? क्योंकि इस चीज को देखने के लिए काफी लोग तरसते थे कि बर्फ पड़े उसके बाद जाएं, और हमें जो इतलात है कि एक अच्छी खासी तादाद में सयाह जो है वो वादी हुए हैं और गुलमर्ग, पहलगाम, अफरवट की पहाड़ियों को देखने के बेकरार है। तो क्या सयाह वहां पर आ रहे हैं?
किस तरीके का अरेंजमेंट है, नंबर 1। और नंबर 2, लगातार कल कुछ वीडियोस भी वायरल हो रही थी कि जो टिकट काउंटर है गंडोला का, वहां पर एसओपी प्रोटोकॉल जो है, कोविड प्रोटोकॉल जो है, जो एसओपीज बनाई गई हैं, उनकी सरीहन धज्जियां उड़ रही थी और कोई भी इसकी ओर तवज्जो नहीं दे रहा था। वही तो बदकिस्मती है गौर साहब, क्योंकि अगर हम यहाँ पर मास्क की बात करें, क्योंकि मास्क के साथ साथ यहाँ पर सामाजिक दूरी को भी यकीनी बनाना होगा, तब जाके इस तरह के मामला जो है ये सामने नहीं आगे। गंडोला की अगर आपने बात की, वहां पर भी जो है रेड टेस्ट के जो पर किए गए हैं शाम को, उसमें भी 7 के करीब जो लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लेकिन इंतजामिया ने जो यहाँ पर पूरी तरह से गुलमर्ग में आज जो है पोस्टर चस्पान किए हैं कि यहाँ पर बगैर जो है मास्क और सामाजिक दूरी के यहाँ पर यकीनी बनाया जाना चाहिए, तब जाके है गुलमर्ग में भी जो सैयाह है वो यहाँ पर आ सकते हैं। दूसरी जानते अगर हम यहाँ पर खेलों के हवाले से बात करें, फिलहाल तो एसोसिएशन में भी यही फैसला लिया कि फिलहाल जो यहाँ पर सरकारी खेल होते थे वो फिलहाल उन्होंने मौके किए हैं, तब तक जब तक इंतजाम की तरफ से कोई आगे जाके कुछ फैसला लिया जाएगा कि शायद गुलमर्ग में किस तरह के खेल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक तमाम जानकारी के लिए। कोविड-19 की ऐसी सूरत हाल, हर तरफ ग्रिप इतनी स्ट्रांग होती जा रही है कोविड की कि इसका असर अदालतों पर भी पड़ा है, इस पर भी बात करेंगे। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो बताएंगे कि आज 14 जनवरी को मरकजी सरकार के एक अहम वजारत की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई है और मुल्क की कुछ बड़ी तंजीमों की तरफ से भी नौजवानों से खासतौर से अपील की जा रही है। इस हुक्मनामे के सामने आने के बाद क्या कुछ है, डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। पहले छोटा सा ब्रेक।